हेलो एस्पिरेंट्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत ही शानदार तैयारी आपकी चल रही होगी और इसी तैयारी को एक कदम बूस्ट अप करने के लिए हम आज करेंगे एमसीक्यूज क्वेश्चन को। आप चाहे जुडिशरी के किसी भी स्टेट से एग्ज़ाम दे रहे हों, चाहे एमपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र या देश के किसी भी स्टेट से आप एग्ज़ाम दे रहे हों, ये एमसीक्यूज़ आपकी तैयारी को एक कदम आगे बढ़ाएगा। तो आज हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 से रिलेटेड सभी एमसीक्यूज़ को। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी ने जेजे एक्ट, जिसे हम जुवेनाइल जस्टिस एक्ट कहते हैं या इसका पूरा नाम द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 है, कि बेयर एक्ट को पढ़ चुके होंगे। क्योंकि तैयारी का सबसे पहला जो कदम है वो कदम होता है बेयर एक्ट को अच्छी तरीके से पढ़ना। क्योंकि अगर आप लोगों ने बेयर एक्ट को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है तो कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। तो चलिए करते हैं शुरुआत। उसके पहले मैं शॉर्ट में आपको बता देती हूँ कि जो जेजे एक्ट है, किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015, इसमें जैसा कि आप सभी को पता है कुल 10 अध्याय हैं और इन 10 अध्यायों में कुल मिलाकर 112 धाराएं हैं। ठीक है। जिसमें कि जो अध्याय 1 है वो प्रारंभ की है, प्रिलिमिनरी, जो सभी एक्ट्स में होते हैं। अध्याय 2 जो है वो बालकों की देखरेख और संरक्षा के साधारण सिद्धांतों से संबंधित है। अध्याय 3 किशोर न्याय बोर्ड के विषय में है। अध्याय 4 विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के संबंध में क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी उससे संबंधित है। अध्याय 5 बाल कल्याण समिति से संबंधित है। अध्याय 6 देखरेख और संरक्षण के लिए ज़रूरतमंद बालकों के संबंध में प्रक्रिया है। अध्याय 7 पुनर्वास और समाज में पुनः मिलाना से संबंधित है। अध्याय 8 दत्तक ग्रहण। अध्याय 9 बालकों के विरुद्ध अन्य अपराध। और अध्याय 10 जो है वो मिसलेनियस है, अर्थात प्रकरण है। ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों ने इसे पढ़ लिया होगा, लेकिन फिर भी एक शॉर्ट रिवीजन के तौर पर मैंने आपको ये बता दिया है। तो अब हम सीधे शुरू करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को। हाँ, एक बात और ज़रूर करना चाहूँगी कि अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि मैं सारे सेक्शंस को भी आपको शॉर्ट में, या कहना चाहिए कि कुछ शॉर्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अगर मैं उन्हें आपको एक्सप्लेन करूँ तो आप कृपया कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर ये लिख के डालिएगा। चलिए, बहरहाल आज तो हम शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से। तो आइए, पहला क्वेश्चन आपके सामने। किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई? बहुत ही आसान सा प्रश्न है और आप सभी को पता होगा इसका उत्तर। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 31 दिसंबर 2015 को। ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 2, किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 का अधिनियम संख्यांक क्या है? तो बताइए इसका अधिनियम संख्यांक क्या है? ऑप्शन ए 2016 का क्रमांक 2। प्रश्न 3, किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 के द्वारा किस अधिनियम को पुनः अधिनियमित किया गया है? चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन को पढ़िए और सही उत्तर बताइए। ऑप्शन सी सही है। किशोर न्याय एवं बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2000 को पुनः अधिनियमित किया गया है। प्रश्न 4, बालकों की आवश्यकताओं की पूर्ति व उनकी देखरेख
और संरक्षण प्रदान करने से संबंधित अनुच्छेद है। कौन सा अनुच्छेद? इसका मतलब अनुच्छेद मतलब अब ये बात कर रहा है आपके संविधान में ऐसा कहाँ लिखा हुआ है। तो आर्टिकल 15(3), आर्टिकल 45 और 47, आर्टिकल 39 अंगा व च और उपयुक्त सभी। तो इसमें ऑप्शन डी सही है। ये सभी ही आर्टिकल्स जो हैं वो बालकों की देखरेख और उसके संरक्षण से संबंधित हैं। क्वेश्चन 5, संयुक्त राष्ट्र की महासभा के बालकों के अधिकार पर अभिसमय जो हुआ था 1989 का, भारत सरकार ने कब इसका समर्थन किया था? मतलब ये महासभा कब हुई थी? 1989 में हुआ था और भारत ने इसका समर्थन किया था 11 दिसंबर 1992 को। मतलब ऑप्शन डी जो है वो सही ऑप्शन है। चलिए, बालकों के अधिकारों पर अभिसमय को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया था। अब अभी तो हमने पढ़ा कि अभिसमय हुआ कब था? 1989 में हुआ था और इसे अपनाया कब गया था? 20 नवंबर 1989 को। ऑप्शन ए सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न, यह अधिनियम भारत गणराज्य के कौन से वे वर्ष में संसद द्वारा अधिनियमित हुआ था? तो कब हुआ था ये? 1915 का है। तो आप उसके हिसाब से प्लस माइनस करके भी इसको याद रख सकते हैं, इसको रटने की आवश्यकता नहीं है। तो ये कब हुआ था? 66वें वर्ष में, अर्थात इसका जो ऑप्शन बी है वो सही है। इस अधिनियम में कितनी धाराएं हैं? प्रारंभ में ही हमने पढ़ा था कि इसमें कुल 10 अध्याय हैं और कितनी धाराएं हैं? 112 धाराएं हैं। ऑप्शन सी जो है वो सही है। इस अधिनियम में अध्याय कितने हैं? अभी मैंने बताया आपको कि इस अधिनियम में कितने अध्याय हैं। तो इसमें 10 अध्याय हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है इसका सही ऑप्शन है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 10, किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2000 का विस्तार कहाँ है? ठीक है, तो इसका विस्तार कहाँ है? संपूर्ण भारत में है। अब आप सभी को पता चल गया है कि चूंकि जम्मू कश्मीर को शामिल कर लिया गया है, तो अब ये वाला जो ऑप्शन होता था पहले कि जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में, तो ये अब ऑप्शन हट जाएगा आपका सभी बीआर एक्ट से। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखेंगे कि ये कहाँ है? संपूर्ण भारत में लागू है। इस अधिनियम के उपबंध लागू होते हैं। कहाँ कहाँ लागू होते हैं? ऑप्शन को पढ़िए। देख रेख और संरक्षण के जरूरतमंद बालकों पर, विधि का उल्लंघन करने बालकों पर, दोनों पर और उपयुक्त में से कोई नहीं। जाहिर सी बात है, हमारे तो अध्याय में ही लिखा हुआ है ये, ए और बी दोनों। तो ऑप्शन सी जो है वो सही है। विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों की देखरेख, गिरफ्तारी, निरोध, अभियोजन आदि के साथ और क्या उपबंध लागू होते हैं? क्या उपबंध होते हैं? उनको शास्ति और कारावास मिलता है, पुनर्वास होता है, समाज में पुनः मिलाना होता है और उपयुक्त सभी। तो जाहिर सी बात है उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी जो है वो सही ऑप्शन है। प्रश्न 13, देख रेख और संरक्षा के जरूरतमंद बालकों के संबंध में क्या उपचार प्रदान किए जाते हैं? उनका पुनर्वास किया जाता है, दत्तक ग्रहण किया जाता है, समाज में पुनः मिलाया जाता है और उपरोक्त सभी। तो जाहिर सी बात है, जैसा कि हमने अपने बेयर एक्ट में पढ़ा है, ये सभी। तो ऑप्शन डी जो है वो सही ऑप्शन है। परित्यक्त बालक, परित्यक्त बालक को परिभाषित किया गया है सभी एक्ट में। आप लोग एक बार ध्यान रखिएगा कि जो परिभाषा वाला जो सेक्शन होता है वो धारा 2 में ही दिया होता है और वो जो धारा 2 में जो परिभाषाएं दी होती हैं वो महत्वपूर्ण होती हैं। तो धारा 2 को आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, तो परिव्यक्त बालक को किसमें परिभाषित किया गया है? धारा 2(1) में परिभाषित किया गया है। ऑप्शन बी सही ऑप्शन है। परिव्यक्त बालक होगा। अब परिव्यक्त बालक कौन कहलाता है? तो परिव्यक्त बालक, जैसा कि आपने अपने बेयर एक्ट में पढ़ा होगा, वो बालक कहलाता है जिसके जो जैविक माता पिता के संरक्षण द्वारा अभिव्यक्त बालक और दत्तक माता पिता के द्वारा संरक्षण वाला है ना। तो इसका उपरोक्त ए और बी दोनों ऑप्शन
सही है। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर होगा। बालकों को सम्यक जांच के पश्चात परिव्यक्त घोषित किया जाता है। कौन घोषित करता है बालक को परिव्यक्त बालक? मजिस्ट्रेट प्राधिकरण द्वारा, बाल गृह समिति द्वारा और किशोर न्याय बोर्ड द्वारा। तो कौन घोषित करता है? बाल गृह समिति जो है वो घोषित करता है। ऑप्शन सी सही ऑप्शन है। दत्तक ग्रहण की परिभाषा दी गई है। दत्तक ग्रहण की परिभाषा किसमें दी गई है? दत्तक ग्रहण की परिभाषा दी गई है धारा 2(2) में। तो ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है। प्रशासक से अभिप्रेत है अनिम्न पंक्ति का एवं कोई जिला पदाधिकारी जिसे मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान की गई हैं। तो वो कौन हो सकता है? ऑप्शन में से चूज करिए। ऑप्शन ए राज्य के उप सचिव से। ठीक है। अगर आप लोगों ने ये सारे सेक्शन को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा होगा तो आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा इसमें। बहुत ही शानदार तरीके से ऑब्जेक्टिव तैयार किया है। ठीक है। ये थोड़ा सा गड़बड़ है कुछ जगहों पर क्वेश्चन, तो चलिए मैं पढ़कर सुनाऊंगी आपको। प्रश्न 19, पश्चावर्ती देखरेख से ऐसे व्यक्ति जिन्होंने पूरी नहीं की हो। तो आयु के संबंध में बात की जा रही है। तो 18 वर्ष की आयु, 21 वर्ष की आयु, 16 और 25 वर्ष की आयु। तो ऑप्शन बी जो है वो सही है, 21 वर्ष की आयु जिसने पूरी नहीं की हो। भीख मांगना परिभाषा, देखिए परिभाषा खंड से बहुत सारे प्रश्न दिए गए हैं। तो भीख मांगना किसमें परिभाषित किया गया है? इसे परिभाषित किया गया है धारा 2(8) में। तो ऑप्शन बी जो है उसका सही उत्तर है। बालक से अभिप्रेत है कौन सा? किसे हम बालक कहेंगे? बहुत ही आसान सा प्रश्न है। ऐसा व्यक्ति जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है वो बालक कहलाएगा। ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, विधि का उल्लंघन करने वाले बालक ने अपराध के किए जाने की तारीख को पूरी नहीं की है। ठीक है। तो कितने वर्ष की आयु पूरी नहीं की होनी चाहिए उसको? 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की जानी होगी, तब वो बालक कहलाएगा। ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर है। प्रश्न 23, देख रेख और संरक्षण के लिए जरूरतमंद बालक के अंतर्गत आता है। कौन आता है इसके अंतर्गत? जरूरतमंद बालक किसे कहेंगे? जो भीख मांगते हुए पाया जाता है, जिसका कोई घर या स्थायी निवास नहीं है, जिसके पास जीवन निर्वाह का साधन नहीं है। तो जाहिर सी बात है ये तीनों प्रकार के बालक जो है वो ज़रूरतमंद बालक के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर है। प्रश्न 24, देख रेख और संरक्षण के लिए ज़रूरतमंद बालक को किस धारा में परिभाषित किया गया है? तो इसे किस धारा में परिभाषित किया गया है? 2(14) में। ऑप्शन सी जो है वो सही है। प्रश्न 25 की ओर चलते हैं। देख रेख और संरक्षण के लिए जरूरतमंद बालक है। जरूरतमंद बालक क्या कौन सा है? जिसके बारे में पाया जाता है कि उसका कोई निश्चित निवास और जीवन निर्वाह के दृश्यमान साधन नहीं है। बिल्कुल। बी, जिसके माता पिता और संरक्षक है और ये बालक पर नियंत्रण रखने के लिए अयोग्य या असमर्थ है। बिल्कुल ये भी है। जिसके माता पिता नहीं है और कोई भी व्यक्ति उसकी देख रेख करने का इच्छुक नहीं है। तो जाहिर सी बात है तीनों, अर्थात ऑप्शन डी जो है वो सही है, उपयुक्त सभी। प्रश्न 26, बालक कल्याण अधिकारी परिभाषित है। बालक कल्याण अधिकारी, इसकी जो परिभाषा है वो कहाँ दी गई है? धारा 2(17) में, अर्थात ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर है। बाल गृह किसके द्वारा रजिस्ट्रीकृत या स्थापित की जाएगी? बाल गृह कौन स्थापित करेगा? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, किशोर न्याय बोर्ड या मजिस्ट्रेट? तो जाहिर सी बात है ये किसके द्वारा किया जाएगा? राज्य सरकार के द्वारा। ऑप्शन बी सही ऑप्शन है। बाल न्यायालय, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बाल न्यायालय परिभाषित है और उम्मीद है आप सभी को पता भी होगा इसका आंसर। तो बाल न्यायालय कहाँ परिभाषित है? धारा 2(20) में बाल न्यायालय को परिभाषित किया गया है। ऑप्शन ए सही है। बाल न्यायालय से अभिप्रेत है। बाल न्यायालय से क्या अभिप्रेत है?
बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के अधीन स्थापित न्यायालय, बिल्कुल सही। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अधीन कोई विशेष न्यायालय, बिल्कुल सही, ये भी है। इस अधिनियम के अधीन सेशन न्यायालय, ये भी है, अर्थात इसका ऑप्शन डी सही है। उपयुक्त सभी जो हैं वो इसके अंतर्गत आ जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बालक देख रेख संस्था किसमें परिभाषित है? बताइए, बालक देख रेख संस्था कहाँ परिभाषित है? धारा 221 में परिभाषित है। बालक देख रेख संस्था धारा 221 में परिभाषित है। ऑप्शन सी सही है। बालक देख रेख संस्था से अभिप्रेत है, बताइए। देख रेख संस्था कौन सा होगा? बाल गृह होगा, विशेष गृह होगा, खुला आश्रय, मतलब सभी। तो ऑप्शन डी जो है वो सही है। योग्य व्यक्ति परिभाषित है। योग्य व्यक्ति की परिभाषा कहाँ दी गई है? तो योग्य व्यक्ति की जो परिभाषा दी गई है वो दी गई है धारा 228 में। ठीक है, धारा 228 में योग्य व्यक्ति की परिभाषा दी गई है। किशोर, किशोर से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है। तो कैसा व्यक्ति है? जो 18 वर्ष की आयु से कम का हो। ऑप्शन बी। किशोर को परिभाषित किया गया है। किशोर को कहाँ परिभाषित किया गया है? किशोर धारा 235 में परिभाषित किया गया है। अनाथ, अनाथ को परिभाषित किया गया है धारा 242 में। ठीक है, इसका मतलब आप ये समझिए कि आप जब जे एक्ट पढ़ रहे हैं तो जे एक्ट में परिभाषाओं से क्वेश्चन आना बिल्कुल निश्चित है। तो सभी परिभाषाओं को आप अच्छी तरीके से याद करेंगे। छोटे अपराधों के अंतर्गत ऐसे अपराध आते हैं जिनके लिए भारतीय दंड संहिता या किसी अन्य विद्यमान विधि के अधीन अधिकतम दंड है। छोटे अपराधों में किसको माना जाता है? आप सभी को पता होगा, 3 वर्ष तक के कारावास का, ये छोटे अपराधों के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है इसका सही ऑप्शन है। क्वेश्चन 37 में आते हैं। सुरक्षित स्थान, सुरक्षित स्थान में निम्न स्थान नहीं आता। संप्रेषण गृह, विशेष गृह, पुलिस हवालात, इनमें से कोई नहीं। तो जाहिर सी बात है जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें पुलिस जो हवालात है वो सुरक्षित स्थान के अंतर्गत नहीं आता। परीक्षा अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। परीक्षा अधिकारी की नियुक्ति की जाती है, किसके द्वारा की जाती है? राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। ऑप्शन बी सही है। लोक स्थान का वही अर्थ होगा। लोक स्थान का कौन सा अर्थ होगा? ऑप्शन डी, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम में जिसे कहा गया है लोक स्थान, वही होगा। ठीक है, प्रश्न 40। घोर अपराध के अंतर्गत ऐसे अपराध आते हैं जिनके लिए भारतीय दंड संहिता या तत्सम प्रवृत्ति किसी अन्य विधि के अधीन अधिकतम दंड है। तो कब होता है? 3 से 7 वर्ष के बीच का अगर कारावास है तो वो किसमें आता है? घोर अपराध के अंतर्गत आता है। अभी अभी हमने पढ़ा था छोटे अपराध कब आता है? जब 3 वर्ष से या 3 वर्ष से कम तक का कारावास हो, तो वो किस में आता है? छोटे अपराधों के अंतर्गत आता है। अब आइए अभ्यर्पित बालक। अभ्यर्पित बालक की परिभाषा दी गई है। अभ्यर्पित बालक की परिभाषा कहाँ दी गई है? धारा 260 में दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। उन सभी शब्दों और पदों के जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हैं किंतु परिभाषित नहीं है और में परिभाषित है का वही अर्थ होगा। ठीक है, का क्या अर्थ होगा? अगर इसमें कोई परिभाषा नहीं दी गई है तो उसे किसमें परिभाषित माना जाएगा। ठीक है, तो इसको उसी प्रकार से परिभाषित किया जाएगा जैसा कि अन्य अधिकारियों में परिभाषित किया गया है। ऑप्शन डी जो है उसका सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न, अधिनियम के प्रशासन में अनुसरित किए जाने वाले साधारण सिद्धांत वर्णित है। तो साधारण सिद्धांत किसमें वर्णित है? धारा 3 में साधारण सिद्धांत को वर्णित
किया गया है। किशोर न्याय बोर्ड का गठन किस धारा के अंतर्गत आता है? मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। किशोर किशोर न्याय बोर्ड का गठन धारा 4 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। ऑप्शन बी जो है वो सही ऑप्शन है। किशोर न्याय बोर्ड का गठन कौन करता है? तो किशोर न्याय बोर्ड का गठन राज्य सरकार करती है। क्वेश्चन 46, किशोर न्याय बोर्ड में खाली स्थान मिलकर बना होता है। किशोर न्याय बोर्ड में कौन कौन होते हैं? न्यायिक मजिस्ट्रेट, महानगर मजिस्ट्रेट, सामाजिक कार्यकर्ता, उपायुक्त दोनों, जिला संवर्ग के अधिकारी एवं सामाजिक कार्यकर्ता। बिल्कुल नहीं, इसमें केवल होते हैं न्यायिक मजिस्ट्रेट, महानगर मजिस्ट्रेट, सामाजिक कार्यकर्ता, मतलब ऑप्शन सी, उपायुक्त दोनों से। किशोर न्याय बोर्ड से है, क्या है? किशोर न्याय बोर्ड से है संगठन है, न्यासपीठ है, न्यायालय है, उपयुक्त सभी है। बिल्कुल नहीं, ये संगठन नहीं है, न्यायालय भी नहीं है, ये क्या है? एक न्यायपीठ है। किशोर न्याय बोर्ड को शक्तियां प्राप्त होती हैं। किशोर न्याय बोर्ड को शक्तियां प्राप्त होती हैं न्यायिक श्रेणी प्रथम श्रेणी की, अर्थात इनको ये पद प्राप्त होता है। ऑप्शन बी जो है इसका सही ऑप्शन है। किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य हैं। किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य कौन हैं? न्यायिक मजिस्ट्रेट, महानगर मजिस्ट्रेट बिल्कुल होते हैं, एक पुरुष सामाजिक कार्यकर्ता बिल्कुल, एक महिला सामाजिक कार्यकर्ता बिल्कुल, उपयुक्त सभी। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही है, उपयुक्त सभी इसके अंतर्गत आएंगे। बोर्ड के सदस्य की योग्यता होनी चाहिए। क्या क्या योग्यता होनी चाहिए बोर्ड के सदस्यों में? मजिस्ट्रेट के पास बाल मनोविज्ञान या बाल कल्याण के क्षेत्र में विशेष ज्ञान प्रशिक्षण होना चाहिए, बिल्कुल। सामाजिक कार्यकर्ता होना चाहिए, बिल्कुल। कार्यकर्ता के पास बालकों से संबंधित स्वास्थ्य, शिक्षा या कल्याण के क्रियाकलापों में से कम 7 वर्ष लगाया हो, बिल्कुल सही है, उपयुक्त ए और बी। सभी को बाल मनोविज्ञान का विशेष ज्ञान की बात नहीं है, तो उपयुक्त ए और बी दोनों सही है, तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर होगा। बोर्ड के सदस्य की नियुक्ति समाप्त की जा सकती है, तो जाहिर सी बात है जो इनको शामिल करता है वही समाप्त कर सकता है, अर्थात कौन? राज्य सरकार। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो सही है। क्वेश्चन 52, किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा निम्न आधार या आधारों पर समाप्त किया जा सकता है। राज्य सरकार तो उनकी नियुक्ति करती है, लेकिन उन्हें समाप्त भी किया जा सकता है। कौन समाप्त करेगा? राज्य सरकार ही समाप्त करेगा, लेकिन समाप्त करने का उनका आधार क्या होगा? वह शक्ति का दुरुपयोग का दोष सिद्ध पाया जाता है, अपराध का दोषी पाया जाता है, लगातार 3 मास तक बोर्ड की बैठकों में अनुपस्थित रहता है, और उपयुक्त सभी। तो जाहिर सी बात है उपयुक्त सभी प्रकार की अगर वो गलतियां करता है तो उसे क्या कर सकते हैं? बाहर निकाला जा सकता है। ठीक है, चलिए, उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। 53, किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य को हटाए जाने के आधार, ये जो आधार जो अभी हमने पढ़ा, ये कौन सी धारा में दिया गया है? ठीक है, तो ये कौन सी धारा में दिया गया है? ये दिया गया है आपको धारा 4(7) में दिया गया है। ठीक है, धारा 4(7) में ये दिया गया है। अगला प्रश्न, किसी मामले में अंतिम निपटारे के समय कम से कम उपस्थित होंगे। कौन कौन उपस्थित होना चाहिए कम से कम? इसमें होना चाहिए प्रधान मजिस्ट्रेट सहित 2 सदस्य कम से कम इसमें उपस्थित होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन बी जो है वो सही ऑप्शन है। अब सत्य कथन को चुनिए। प्रश्न 55, बहुमत सत्य कथन चुनिए। बोर्ड के सदस्यों के बीच राय की भिन्नता होने पर बहुमत की राय अभिभावी होगी। बहुमत न होने पर प्रधान की राय अभिभावी होगी। मामले को जिला जज की राय के लिए निर्देशित किया जाएगा। उपयुक्त ए और बी दोनों। तो इसका सही जो आंसर है वो है ए और बी दोनों इसमें संभव है। प्रश्न 56,
किशोर न्याय बोर्ड में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो कुल कितने सदस्य होते हैं किशोर न्याय बोर्ड में? किशोर न्याय बोर्ड में जो सदस्यों की संख्या होती है वो होती है 3। तो ये क्या है? सदस्य पूछा गया है इसमें ना, स्पेशली आप देखिएगा। तो कुल कितने हैं? सदस्य कितने हैं? 3। ऑप्शन बी। अपराध के समय बालक था, जांच या आदेश के समय वह बालक नहीं रह गया है, उसके विरुद्ध आदेश किया जाएगा। किस प्रकार से आदेश किया जाएगा उसके विरुद्ध? बालक की भांति ही, क्योंकि अपराध के समय बालक था तो ये माना जाएगा कि उसकी जो बुद्धि है जिस समय वो अपराध कर रहा था वो बालक की भांति व्यवहार किया जा रहा था, भले ही निर्णय लेते समय वो बालिग हो गया हो। तो ठीक है, तो बालक की भांति किया जाएगा। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही उत्तर है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। बोर्ड के सदस्यों के बीच किसी मामले के अंतरिम या अंतिम निपटारे में कोई मतभेद होने की दशा में बहुमत नहीं है, वहाँ की राय अविभावी होगी। अब अगर ऐसी कोई परिस्थिति बनती है तो इस परिस्थिति में क्या होगा? किसकी राय को मानी जाएगी? जो प्रधान मजिस्ट्रेट हैं, ठीक है, उनकी राय को मानी जाएगी। ऑप्शन बी जो है वो सही है। क्वेश्चन 59। अधिनियम की कौन सी धारा बोर्ड की शक्तियां और कृत्य और उत्तरदायित्व का वर्णन करती है? मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, कि अधिनियम की किस धारा में बोर्ड की शक्ति, उनके कृत्य और उनके दायित्वों का वर्णन हमें मिलता है? तो वो किसमें है? धारा 8 के अंतर्गत। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न 60। विधि का उल्लंघन करने वाले बालक को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है तो उसे किसके प्रभार के अधीन रखा जाएगा? ठीक है, ऐसा कोई बालक मिलता है जिसको जो विधि का उल्लंघन कर रहा था और फिर उसे पुलिस गिरफ्तार करती है तो उसको किसके अंतर्गत रखा जाएगा? विशेष पुलिस बाल एकक के, अभिहित बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के प्रभार के अधीन, ए और बी दोनों, पुलिस उप निरीक्षक के। तो बिल्कुल ए और बी दोनों के अंतर्गत रखा जा सकता है। तो ऑप्शन सी जो है वो सही है। विधि का उल्लंघन करने वाले बालक को अविलंब गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर समक्ष किया जाएगा। किसके समक्ष पेश किया जाएगा उनको? जाहिर सी बात है, जो बोर्ड है उसके समक्ष पेश किया जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है वो सही है। जघन्य मामलों में जिसमें अभियुक्त ने 16 वर्ष की आयु पूरी कर ली है की परिस्थितियों का प्रारंभिक निर्धारण कौन करेगा? तो प्रारंभिक निर्धारण कौन करेगा? बोर्ड करेगा, जिला मजिस्ट्रेट करेगा, राज्य सरकार करेगी या उच्च न्यायालय करेगी? तो बोर्ड ही इसका न्यायालय करेगी, अर्थात ऑप्शन ए जो है वो सही ऑप्शन है। देखिए इसमें जो कुल प्रश्न है वो कुल प्रश्न हमारे पास है करीब 143 के करीब प्रश्न है। ठीक है, अभी तक हमने 62 क्वेश्चंस को देख चुका है और चूंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आधे घंटे लगभग का वीडियो हो चुका है तो वीडियो बहुत अधिक लंबा हो जाएगा, तो क्यों ना हम इसका एक पार्ट 2 ले आएंगे। ठीक है, तो तब तक क्या करिए आप लोग इस इतने जो 62 क्वेश्चंस हैं उसको आप लोग रिवाइज करिए। लेकिन मैं बार बार कह रही हूँ कि आप लोग जब एमसीक्यूज़ देखेंगे तो एमसीक्यूज़ देखने से पहले आप बेयर एक्ट को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। बेयर एक्ट को जब आप बारीकी से पढ़ लेते हैं तो आपको एमसीक्यूज़ अच्छे से बनने लगते हैं। जिन लोगों ने बेयर एक्ट को पढ़ा होगा उनको ये जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत आसान लग रहे होंगे और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। आप लोगों ने अपने स्टेट के पिछले क्वेश्चंस, पिछले ईयर्स के क्वेश्चंस को देखा होगा तो आप उससे ये समझ जाएंगे। तो मेरा ये मानना था कि चूँकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा क्योंकि लगभग 150 के करीब इसमें क्वेश्चंस हैं, तो आज हम अपने वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं 63 से लेकर के फिर 150 तक के 143 तक के जो क्वेश्चंस हैं उसको हम सेकेंड वीडियो में देख लेंगे। तो लगातार इस प्रकार का वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे बालाजी क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को तुरंत ही वीडियो प्राप्त हो जाए और आप बेल आइकॉन को
भी प्रेस करके रखिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और आप तुरंत ही रिवीजन कर लें। तो मिलते हैं जे एक्ट के पार्ट 2 में।